हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि मल्टी सिस्टमिक ऑर्गन के जैसे आप डिफेक्ट्स मान सकते हो, वैसे मल्टी सिस्टमिक ये एक डिजीज़ है जिसको हम कवर करेंगे आज, जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये यूनिक इसलिए भी है क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा ऐसा है कि आप नाम से पता नहीं लगा पाते कि ये कौन से ऑर्गन में क्या क्या डिजीजेस इफेक्ट करता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेजर क्वेश्चंस जो हैं वो सिस्टिक फाइब्रोसिस से बन के आते हैं। आज हम पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, बट इन जनरल भी सारे इसके जो पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे, क्योंकि इसका वेटेज जो है एग्ज़ाम में ये उतना है, इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको रिवीजन के हिसाब से समझ लीजिए। ये आपका जानना ज़रूरी है कि कौन से ऑर्गन में इसका इफेक्ट आता है और किस तरह से आता है। तो शुरू करते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम से पता, जैसे मैंने कहा था कि नहीं पता चलेगा व्हाट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है बेसिकली आप समझ लो कि इसमें म्यूटेशन होता है, एक जीन का म्यूटेशन होता है। कैसे होता है, क्या होता है, हम लेक्चर में पढ़ेंगे आज। जीन का म्यूटेशन होने की वजह से अपनी बॉडी में जो फ्लूइड प्रोड्यूस होता है वो फ्लूइड प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। इन शॉर्ट हम बोल रहे हैं, नॉर्मली आपको याद रखने के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस में जीन का म्यूटेशन होता है। जीन की म्यूटेशन होने की वजह से जो नॉर्मली बॉडी फ्लूइड बननी चाहिए थी, जो एब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया होती है, सोडियम एंड क्लोराइड का जो पंप्स होते हैं, उसमें डिफेक्ट होने की वजह से जो फ्लूइड होती है बॉडी में, वो फ्लूइड जो होती है वो थिक हो जाती है, बिकॉज क्लोरीन जो है ये रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है, वो प्रोसीजर हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, बट इन शॉर्ट आप इतना याद रखिए कि फ्लूइड जो होती है वो फ्लूइड जो अपने बॉडी में सिक्रीशंस जो भी है, समझ लो म्यूकस है, समझ लो स्वेट है, सारों में, ओके, तो उस हिसाब से वो थिक हो जाती है, क्योंकि उसका जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो नॉर्मली नहीं हो पाता। ठीक है, उस थिक होने की वजह से वो थिक जो म्यूकस होता है ना, वो हर एक ऑर्गन में ऑब्स्ट्रक्शन का पात्र बनता है। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से सारी सिम्टमेटोलॉजी आती है। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आप लंग्स एज अ ऑर्गन समझ लो तो म्यूकस हो जाएगा, म्यूकस ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो वेराइटी ऑफ सिम्टमेटोलॉजी उस म्यूकस की वजह से आएगी, थिक स्ट्रिंजी म्यूकस होगा, ओके। और अगर आप सेकेंड कॉमनली मोस्ट ऑर्गन जो इसमें इफेक्ट होता है वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो भी थिक हो जाते हैं, वो थिक होने की वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो ब्लॉक होने की वजह से जो पैनक्रियाटिक जूसेस जो हैं वो बाहर नहीं आते इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाटिक जूस अगर इंटेस्टाइन में नहीं आएंगे तो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस जो है वो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा। तो इस हिसाब से सारी इसकी पैथोफिजियोलॉजी चलती रहती है। अब सेकेंड हम बोलते हैं कि क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम से आपको नहीं पता चल रहा कि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस एक्चुअली क्या है, जिसको नॉर्मली हम CF करके भी लिखेंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस होता क्या है, ओके, क्या रीज़न है सिस्टिक फाइब्रोसिस होने के, व्हाट आर दी मैनिफेस्टेशंस, क्या क्या मैनिफेस्टेशंस हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के, कैसे आप डायग्नोज कर सकते हो सिस्टिक फाइब्रोसिस को, और कैसे उसको आप ट्रीट करोगे। ट्रीटमेंट में हम नर्सिंग मैनेजमेंट का पार्ट स्पेसिफिकली देखेंगे, ओके। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, ओके। ये थोड़ा सा डिटेल में लेंगे आज का लेक्चर, क्योंकि इसका वेटेज एग्जाम में इतना ज़्यादा है, पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना ही ज़्यादा है जितना कि आप नॉर्मली देखोगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस का वेटेज ज़्यादा है, एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि याद रखने के लिए समझना ज़रूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक याद रहने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मेमोरी बेस्ड होता है, ओके। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक इनहेरिटेड मोनोजेनिक डिसऑर्डर है, ठीक है, इनहेरिटेड मोनोजेनिक डिसऑर्डर प्रेजेंटिंग एज मल्टी सिस्टमिक डिजीज, जैसे कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, एक मल्टी सिस्टमिक डिजीज है, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स को ये इफेक्ट करता है, क्योंकि जीन लेवल पे चेंज है, म्यूटेशन है, और वहाँ पे जो फ्लूइड का जो अपना मैनेजमेंट है वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वहाँ से सारा ही अपनी बॉडी फ्लूइड से बनी हुई है, ओके। तो इसीलिए ये मल्टी सिस्टमिक है। मेजर ऑर्गन्स जैसे हमने डिस्कस किए, लंग एंड पैनक्रियाज मेजर है, ओके। टिपिकली प्रेजेंट्स इन चिल्ड्रन, 7% of CF patients diagnosed as adults. Typically
क्योंकि हम पीडिया में इसको डिटेल में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टिपिकली ये चाइल्डहुड एज अ चाइल्डहुड डिसऑर्डर ही पता चल जाता है प्रेजेंटेशन से इसका। 7% जो होता है एडल्ट में आके ही पता चलता है। मोस्ट कॉमन लाइफ लिमिटिंग रिसेसिव ट्रेट अमंग दी वाइट्स, मोस्ट कॉमन लाइफ लिमिटिंग रिसेसिव ट्रेट्स है। तो इसमें बाकी पॉइंट्स जो है वो ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो रिमेंबर करना है ये वाली स्लाइड से वो है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ओके, सो ये पॉइंट जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ से रिमेंबर क्या करना है कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ओके, रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव का क्या मतलब होता है, ये वही मतलब होता है कि रिसेसिव है, ऑटोसोमल है मतलब जेनेटिक है, रिसेसिव है मतलब कि आप ये डिजीज़ एक बच्चे में होने के लिए उसके मदर और उसके फादर दोनों में ही ये जो जीन का म्यूटेशन जो होता है या फिर जो ये डिसऑर्डर जो है ये दोनों ही मदर और फादर दोनों में ही ये डिसऑर्डर पाया जाना ज़रूरी है। मतलब एज अ डिसऑर्डर या एज अ डिजीज़ नहीं, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है कैरियर। डोमिनेंट जो होता है वो डोमिनेट करता है, उसमें डिजीज़ प्रेजेंट होता है। कैरियर जो होता है उसमें डिजीज़ प्रेजेंट नहीं होता है बट वो उस डिजीज़ के जीन को कैरी करता है। तो यहाँ पे अगर एक बच्चे को ये डिसऑर्डर होना है, एक इंडिविजुअल को, तो उसके मदर और उसके फादर दोनों में ही CF का जो डिजीज़ है या फिर जो अपन सिस्टिक फाइब्रोसिस आज पढ़ रहे हैं उसका जेनेटिक जो एनकोडिंग है वो एक डिसऑर्डर जो है रिसेसिव फॉर्म है, मतलब कि कैरियर होने चाहिए दोनों, मदर और फादर दोनों ही कैरियर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे मदर और फादर दोनों ही कैरियर हैं, कैरियर्स होने की वजह से ये जो बच्चा है उसमें ये सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो डोमिनेंट होके आती है, क्योंकि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो जब तक मदर और फादर दोनों ही इसके कैरियर ना होंगे तब तक बच्चे में ये आएगा नहीं। सो ये चीज़ आपको इस स्लाइड में याद रखना ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। प्रेजेंटेशन में जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्योंकि एक है जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें म्यूकस जो है वो म्यूकस कलेक्शन की वजह से मेजर ऑर्गन्स जो है अफेक्टेड होगा, लंग और पैनक्रियाज। लंग्स में आप देख रहे हो कि थिक म्यूकस के जमा होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन के कारण सारे जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो आ रही है, कंजेशन के कारण जो आ रही है उस हिसाब से इन्फेक्शन हो रहा है। और पैनक्रियाज में जो जूसेस हैं वो अपनी जगह से इंटेस्टाइन्स में नहीं पहुंच पा रहे और वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन या फिर माल एब्जॉर्प्शन वाले सिम्टोमेटोलॉजी आ रहे हैं। सो ये कैसे होते हैं मैनिफेस्टेशन, ये भी हम आगे देखेंगे। ओके, अब सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कि ये जिसका प्रोग्नोसिस जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता जा रहा है। जैसे जैसे एडवांसेस हो रही है मेडिकल ट्रीटमेंट में वैसे वैसे इसका जो प्रोग्नोसिस है वो इम्प्रूव हो रहा है। It is more than 38% of CF patients are older than 18 years and 13% CF patients are older than 30 years। तो इस हिसाब से इसका प्रोग्नोसिस जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। ओके, मीडियन सर्वाइवल मेल्स जो है 32 ईयर्स तक उनका सर्वाइवल एज है, फीमेल्स में 29 ईयर्स तक उनका सर्वाइवल एज है। इस पॉइंट से आपको एक चीज़ ध्यान में आ रही होगी कि इनका सर्वाइवल एज जो है वो कम है। ओके, वैसे 32 और 29 ईयर्स देखने में आपको लग रहा होगा कि काफ़ी है, बट एज एन एडल्ट आप देखिए कि ये एडल्ट लाइफ में ही पहुँचे हैं और उनका सर्वाइवल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक पेशेंट का जिसको CF है वो इतना ही है। सो इट इज़ नॉट कि प्रोग्नोसिस इसका बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा प्रोग्नोसिस इसका नहीं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 7, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि इसका जीन का लोकेशन क्या है। इसका जीन का, क्योंकि हमने देख रहा है कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है मतलब जीन लेवल पे इसकी एबनॉर्मलिटी है। तो जीन में क्रोमोसोम्स के लोकेशंस होते हैं, तो इसका लोकेशन है क्रोमोसोम नंबर 7। ओके, ये याद रखना है। प्रिवलेंस वेरीज विद एथोजेनिक ओरिजिन, जो इसका प्रिवलेंस है
ये कौन से एरिया में ज़्यादा है उस हिसाब से इसका ओरिजिन है। ज़्यादा करके ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियंस में, नॉर्दर्न यूरोपियंस में ज़्यादा पाया जाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी अफ्रीकन अमेरिकन और हवाई नेशंस में भी ये ज़्यादा पाया जाता है, बट मोस्टली ये यूरोपियन रीजन में और नॉर्दर्न अमेरिकन रीजन में ज़्यादा पाया जाता है। ओके, जेनेटिक्स ऑफ CF। अब जैसे कि जेनेटिक प्रॉब्लम है तो इन शॉर्ट हमें जेनेटिक्स भी समझना चाहिए। इसका क्या है? मोस्ट कॉमन म्यूटेशन occurs in 70% of CF chromosomes. Okay, 3 base pair deletion leading to absence of phenylalanine at position 508, that is delta F 508। अब इसका क्या मतलब है? इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है क्रोमोसोम नंबर 7 पे। यहाँ पे क्या होगा कि एब्सेंस होगी, ठीक है। 3 बेस पेयर डिलीशन की वजह से एब्सेंस हो जाती है। किस चीज़ की एब्सेंस होती है? इन शॉर्ट आप इतना ही याद रखिए, ये वाला जो साइन है डेल्टा F 508, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, डेल्टा F 508, वेयर दिस इज द साइन फॉर डेल्टा F इज द एब्सेंस ऑफ फिनाइल एनालाइन। तो यहाँ पे फिनाइल एनालाइन की एब्सेंस है। कौन से वाले पोजीशन पे? पोजीशन 508। ओके, सो 508 ये याद रखना है आपको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन ऑल्सो अगर CF को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें से छोटी छोटी चीज़ें अगर याद रखें तो हम आगे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर पॉइंटर्स कर सकते हैं। ओके, ऑफ द CF ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ठीक है। कौन से कंडक्टेंस रेगुलेटर्स का जो है? तो CF ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, सो इसको कहते हैं CFTR, ठीक है। तो एक चीज़ हमने याद रखी, डेल्टा F 508 दैट डिपिक्ट्स डेल्टा F डिपिक्ट्स फिनाइल एनालाइन की एब्सेंस, 508 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और किस चीज़ का? जो CFTR, ये ट्रांसमेम्ब्रेन, CF इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, ओके, TR इज ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ठीक है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टर रेगुलेटर, ठीक है। Large number, that is more than 1000 of relatively uncommon mutations are found. So अब इस चीज़ से क्या पता चलता है कि यहाँ जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है या फिर म्यूटेशन है वो इतनी ज़्यादा म्यूटेशंस, इतने ज़्यादा प्रकार की म्यूटेशंस पाई जाती है, इट इज़ मोर देन 1000। तो इसका पता लगाना, जेनेटिकली इसका पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो वैरायटी है इट इज़ मोर देन 1000। इतनी वैरायटी से इसका जो म्यूटेशन है वो पाया जाता है। इसीलिए जो जेनेटिक काउंसलिंग हम करते हैं उसमें जेनेटिकली इसका पता लगाना मुश्किल है, बिकॉज उसका जो म्यूटेशन है वो रिलेटिवली लार्ज नंबर पे है। ओके, तो इस स्लाइड में हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी कि पोजिशन 508 डेल्टा F, दैट इज डेल्टा F 508 ऑफ द CFTR, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर की। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक्स में आगे है डिफ़िकल्ट टू यूज़ DNA डायग्नोसिस टू स्क्रीन फॉर हेट्रोजाइगोट्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया। नो सिंपल फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स येट अवेलेबल फॉर हेट्रोजाइगोट डिटेक्शन। अभी तक कोई मेजर, सिंपल इतने मेजर्स कुछ अवेलेबल नहीं है ताकि हम इसका डिटेक्शन कर सके जेनेटिकली। ओके, द CFTR प्रोटीन, व्हाट इज CFTR प्रोटीन? जैसे कि हमने वहाँ देखा CFTR प्रोटीन होता क्या है। ओके, इट इज़ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, 1480 एमिनो एसिड्स इतने हैं उसके, साइक्लिक AMP रेगुलेटेड क्लोराइड चैनल। ये वाली जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। अब ये एग्जैक्टली करता क्या है? अभी बहुत बार हम ये बात कर रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रहा होगा एक्चुअली ये है क्या, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ताकि आप बेसिक पैथोफिजियोलॉजी जान जाए। इसमें कमी क्या होती है? इसमें कमी होती है वही, तो अब क्या होगा, अगर ये सेल है, समझ लो एक सेल में, यहाँ पे ये जो CFTR प्रोटीन है ये ज़रूरी होता है। तो ये CFTR प्रोटीन अगर यहाँ पे रहेगा तो ही आपका सोडियम और क्लोरीन का जो लेन देन जो है ना, वो लेन देन ये CFTR प्रोटीन की वजह से ही होता है। बेसिकली
नॉट सोडियम से इफेक्टेड ज़्यादा नहीं है, बट सोडियम का बैलेंस क्लोरीन से रिलेटेड है, ये इफेक्ट करता है क्लोरीन को ज़्यादा। तो क्लोरीन जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, क्योंकि ये जो जीन है ये यहाँ पे, या फिर ये प्रोटीन जो है CFTR प्रोटीन जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। तो उस हिसाब से जो रेगुलेशन है क्लोराइड चैनल का या फिर क्लोरीन का जो चैनल का रेगुलेशन है वो रेगुलेशन नहीं हो पाता। अगर क्लोरीन अंदर नहीं आएगा तो सोडियम जो है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, क्लोरीन जो होता है उसका भी ऑब्वियसली बैलेंस बिगड़ जाता है, और क्लोरीन जो है इंट्रासेल्युलर के बजाय बाहर ज़्यादा पाया जाता है। तो बाहर होने की वजह से अंदर के जो म्यूकस है या फिर अंदर की जो फ्लूइड है उसमें थिकनेस या फिर उसकी जो फ्लूइडिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि सोडियम किससे NaCl बनेगा ना, तो सोडियम किसके साथ, अगर NaCl जो है ये सोडियम से रिलेटेड ही होगा ना। अगर सोडियम का ठीक है बट क्लोरीन का अगर लेन देन प्रॉपर नहीं है तो सोडियम का जो अटैचमेंट है वो किसके साथ होगा, ओके। तो इसके वजह से यहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाता है, बिकॉज क्लोरीन का जो एब्जॉर्प्शन है वो चैनल बिगड़ जाता है। रेगुलेटर ऑफ अदर आयन चैनल्स, बहुत सारे दूसरे आयन्स हैं बट बेसिकली हम क्लोरीन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स, सारे नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे CFTR प्रोटीन सेल्स नॉर्मली प्रेजेंट होता है, और CF के पेशेंट में ये प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता, ओके इतना याद रखो। डेल्टा F508 म्यूटेशन लीड्स टू इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग एंड इंट्रासेलुलर डिग्रेडेशन ऑफ द CFTR प्रोटीन। बेसिकली म्यूटेशन ये होता है, फिनाइल एनालाइन का एब्सेंस है, इसके वजह से CFTR प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है। अदर म्यूटेशंस इन द CF जीन produce fully processed CFTR proteins that are either non-functional or partially functional। मेजर जो होते हैं ये जीन प्रोडक्शन फुल्ली डिस्ट्रॉय नहीं होते, क्योंकि इसमें डायरेक्टली म्यूटेशंस में फोल्डिंग हो जाता है। फोल्डिंग में जैसे सारे के सारे जो होते हैं वो ऐसे सारे के सारे CFTR जो प्रोटीन से सारे मर गए ऐसा नहीं है, या फिर नहीं ऐसा नहीं है, कुछ एक होते हैं बट दे आर आइदर नॉन फंक्शनल और पार्शली फंक्शनल, ओके। ये जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि मेजर ऑर्गन्स जो इफेक्टेड होते हैं वो लंग्स होते हैं एंड पैनक्रियास, ओके। और ये CFTR जीन यहाँ पे लोकेटेड है क्रोमोसोम नंबर 7 पे, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है, ओके। अब म्यूटेशन ऑफ CFTR जीन, ये जैसे कि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है बेसिकली कि म्यूटेशन की वजह से नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फंक्शनल रहता है, इसमें ये जो क्लोराइड आप देख रहे हो, क्लोराइड जो है वो बाहर निकल पा रहा है बिकॉज साइक्लिक AMP इस पे रिएक्ट हो रहा है, और ये जो प्रोटीन में से जो क्लोरीन निकला है ये आपके सेल से बाहर जा पा रहा है। सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला सेल जो है इसमें डज नॉट रीच द अपाइकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी वजह से क्या होता है क्लोरीन जो है बाहर जाने के बजाय अंदर ही रह जाता है, एंड दैट्स व्हाई ऑल दी abnormalities start appearing। Epithelial dysfunction, epithelial containing CFTR protein exhibit array of normal functions। तो क्या क्या नॉर्मल फंक्शंस जो होता है CFTR जिसमें है प्रोटीन वो एग्जिबिट करते हैं। वॉल्यूम एब्जॉर्बिंग, दैट इज एयरवे डिस्टल इंटेस्टाइन में वॉल्यूम का एब्जॉर्बिंग। सॉल्ट एब्जॉर्बिंग विदाउट वॉल्यूम, दैट इज स्वेट ग्लैंड्स में। वॉल्यूम सिक्रेटरी प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन और पैनक्रियाज में। Dysfunction in CFTR gene leads to different effects on patterns of electrolyte and water transport। जैसे कि कब से हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होता है कि CFTR जीन में डिसफंक्शन होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो प्रॉपरली नहीं होता। बेसिकली यही है फंडा, ओके। अब एक क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि इज देयर अ रीजन व्हाई CF म्यूटेशन इज सो प्रिवलेंट, कोई रीज़न है क्यों होता है ये, कोई रीज़न है क्या इतना इसका प्रिवलेंसी होने का। हाइपोथेटिकली रेजिस्टेंस टू मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी एसोसिएटेड विद कोलेरा, हाइपोथेटिकल रीजंस है। सो इसका मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी जो है वो कोलेरा से एसोसिएटेड है। एविडेंस शोज इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स होमोजाइगस फॉर दी डेल्टा F508 म्यूटेशन आर अनरेस्पॉन्सिव टू द सिक्रेटरी इफेक्ट्स ऑफ कोलेरा टॉक्सिन। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन ऑल्सो यू शुड नो द रीजन वाई, ओके। अब पैथोफिजियोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं हम।
जिसको हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ ही रहे हैं, बट इन डिटेल थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं कि कौन से ऑर्गन में क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है CF की। सो स्टार्टेड विद द लंग्स। ओके, लंग्स से स्टार्ट करते हैं। रेस्ड ट्रांस एपिथेलियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है यहाँ पे रेज हो जाता है, जैसे कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। क्लोरीन पंप जो है वो क्लोरीन जो है रीअब्जॉर्प्शन जो उसका है वो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हो गया कि एपिथेलियल मतलब जो सेल्स है, ट्रांस एपिथेलियल मतलब सेल टू सेल, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो रेज हो जाता है। एब्सेंस ऑफ साइक्लिक AMP डिपेंडेंट काइनेज एंड PKC रेगुलेटेड क्लोराइड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे साइक्लिक AMP डिपेंडेंस काइनेज उसका और PKC रेगुलेटेड क्लोराइड ट्रांसपोर्ट उन दोनों का एब्सेंस हो जाता है। ठीक है। रेज्ड सोडियम ट्रांसपोर्ट एंड डिक्रीज्ड क्लोराइड ट्रांसपोर्ट, ये जो मेन है याद रखने के लिए आपको कि सोडियम का जो ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा हो जाता है और क्लोराइड का जो होता है ट्रांसपोर्ट वो डिक्रीज हो जाता है। अल्टरनेटिव कैल्शियम रेगुलेटेड क्लोराइड चैनल इज इन एयरवे एपिथेलिया विच इज पोटेंशियल थेरेपेटिक टारगेट। यहाँ पे क्या होता है फिर, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है क्लोराइड ट्रांसपोर्ट की और सोडियम की, वो डिस्टर्ब होने की वजह से जो होता है अल्टरनेटिव जो है कैल्शियम रेगुलेटेड क्लोराइड चैनल्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं एयरवे एपिथेलिया में, जो कि पोटेंशियल थेरेपेटिक टारगेट होते हैं यहाँ पे। इसीलिए लंग्स जो होता है वो मेजर अफेक्टेड होता है, क्योंकि ये जो अल्टरनेटिव कैल्शियम रेगुलेटेड क्लोराइड चैनल है वो एक्टिव हो जाते हैं। नॉर्मल एयरवे एपिथेलिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस का अल्टर्ड एयरवे एपिथेलिया, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि CFTR जो है नॉर्मल अगर है तो यहाँ पे नॉर्मल एयरवे इस तरह से रेगुलेट होगी जहाँ की सोडियम और क्लोराइड का लेन देन जो है वो प्रॉपरली हो रहा है, बट अल्टरनेट जो है कैल्शियम चैनल्स के वजह से यहाँ पे एक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि CFTR जीन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे जो अल्टरनेट सिस्टम है इसमें पोटेशियम का जो मात्रा है देख रहे हो, जैसे कि वो इनटेक जो होती है वो ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो है क्लोराइड का चैनल्स प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पा रहा। सो ये अल्टरेशन जो है ये CF में आपको लंग पैथोलॉजी को क्रिएट कर रही है। और क्या होगा, और होगा हाई रेट ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन एंड लो रेट ऑफ क्लोराइड सिक्रीशन। यहाँ पे सोडियम जो है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है और क्लोराइड का जो है सिक्रीशन रिड्यूस हो रहा है। ये मेन चीज़ है आपको याद रखने की, सोडियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है। ओके, और क्लोराइड का जो है सिक्रीशन रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो इसकी वजह से सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट इन म्यूकस, इसके वजह से सॉल्ट और वाटर कंटेंट इन म्यूकस डिप्लीट्स पेरीसिलियरी लिक्विड। तो यहाँ पे जो सॉल्ट और वाटर का कंटेंट होता है म्यूकस में ये कम हो जाता है और इस वजह से पेरीसिलियरी लिक्विड जो होता है इसका डिप्लीशन होता है। इसकी वजह से जो म्यूकस होता है इसका प्रोडक्शन वो थिक हो जाता है। म्यूकस अधेयर्स टू एयरवे, अब म्यूकस जो है वो एयरवे सरफेसेस को स्टिक हो जाता है क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट जो होता है वो कम होगा। लीड्स टू डिक्रीज्ड म्यूकस क्लियरिंग, तो म्यूकस जो है वो क्लियर या फिर खास के जो म्यूकस एक्सपेक्ट्रेट कर पाते हैं वो नहीं कर पाते क्योंकि वो स्टिकी हो जाता है और वो सीलियरी पे स्टिक हो जाता है। प्री डिस्पोजिशन टू स्टैफ एंड सुडोमोनास इन्फेक्शन, इस वजह से जो स्टैफ और सुडोमोनास इन्फेक्शन जो है बेसिकली ये दो ज़्यादा पाए जाते हैं, स्टैफ और सुडोमोनास। ये जो दोनों इन्फेक्शन है ये लंग पैथोलॉजी को क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, सोडियम एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गया, क्लोराइड जो है उसका सिक्रीशन रिड्यूस हो गया, उसके वजह से सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट जो है उसका बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने की वजह से म्यूकस थिक हो गया। म्यूकस थिक होने की वजह से यहाँ पे स्टैफ और सुडोमोनास जो इन्फेक्शन है वो, क्योंकि म्यूकस एक जगह पे कलेक्ट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है। बेसिकली ये पैथोफिजियोलॉजी है जो लंग डिजीजेस को प्रमोट करती है। GIT में क्या हो रहा है बेसिकली, जैसे कि दो ऑर्गन मैंने बताए थे, एक लंग एक पैनक्रियास। तो GIT में क्या हो रहा है, GIT में बेसिकली पैनक्रियास में CFTR जो होता है उसके एब्सेंस ऑफ
TR की वजह से क्या होता है, लिमिट्स द फंक्शन ऑफ क्लोराइड बाइकार्बोनेट। जो क्लोराइड रहते हैं उसके बाइकार्बोनेट्स को ये लिमिट कर देता है, जो एक्सचेंजर टू सीक्रेट बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, क्योंकि क्लोरीन और बाइकार्बोनेट जो होता है इनके जो एक्सचेंज की वजह से जो फंक्शन चलते रहते हैं डाइजेस्टिव जूसेस के, एक्सचेंज फंक्शन लिमिट होने की वजह से यहाँ पे बाइकार्बोनेट प्रॉपर्ली सीक्रेट नहीं हो, लीड्स टू रिटेंशन ऑफ एंजाइम्स इन दी पैनक्रियाज। ये मेन है, यहाँ पे एंजाइम्स जो होता है पैनक्रियाज में रिटेन हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू। अब पैनक्रियाज में जो एंजाइम्स पैनक्रियाज प्रोड्यूस कर रहा है वो पैनक्रियाज में ही रह रहे हैं। सो पैनक्रियाज में यहाँ पे समझ लो एंजाइम्स है वो ब्लॉक हो गए, इंटेस्टाइन में ये आ नहीं पा रहे, इसलिए इंटेस्टाइन में ये डाइजेस्टिव जूसेस जो कि मेन है जो अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए, वो इंटेस्टाइन में नहीं आ पा रहे यहाँ पे, और ये यहीं रह जा रहे हैं। अब ये पैनक्रियाटिक जूस जो यहीं पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये एक्यूमुलेशन होने की वजह से यही जो पैनक्रियाटिक जूस है खुद के ही ये खुद लीड करते हैं पैनक्रियाटिक टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी देर से वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, दे ईट्स अप देयर ओन सेल्स एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव जूसेस यहीं पे एक्यूमुलेट होकर यहाँ पे सिस्ट फॉर्म कर रहे हैं, और ये सिस्ट फॉर्म करने के बाद में यहाँ पे इसकी फंक्शनिंग को, ये जो डाइजेस्टिव जूसेस पैनक्रियाटिक डक्ट्स है उसको हार्डन कर रहे हैं। हार्डन करने को मतलब होता है फाइब्रोस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इस डिजीज़ का नाम पड़ा है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, ये बेसिकली पैनक्रियाज से ही पड़ा है, पैनक्रियाज में वेरिएबल सिस्ट को लीड करते हैं ये, और जो डक्ट है उनको फाइब्रोस्ट कंडीशन में ला देते हैं, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, इंटेस्टाइन्स में क्या, डिक्रीज इन वाटर सिक्रीशन लीड्स टू थिकन म्यूकस एंड डेसिकेटेड इंट्राल्यूमिनल कंटेंट्स। यहाँ पे क्योंकि ये वाटर सिक्रीशन जो होता है ये कम होने की वजह से यहाँ पे म्यूकस थिक होगा और डेसिकेटेड इंट्राल्यूमिनल कंटेंट्स होगा। ये इंटेस्टाइन की पैथोफिजियोलॉजी। ओके, जीआईटी में और बिलियरी ट्रैक्ट, बिलियरी ट्री में क्या होगा, रिटेंशन ऑफ बिलियरी सिक्रीशन, फोकल बिलियरी सिरोसिस, बाइल डक्ट प्रोलिफरेशन और chronic cholecystitis and cholelithiasis. This is also cystic fibrosis का extended version in biliary tree पे अगर ये इफेक्ट हो रहा है तो। स्वेट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, स्वेट पे नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ स्वेट, इनएबिलिटी टू रीएब्जॉर्ब सोडियम NaCl फ्रॉम स्वेट एज इन पासेस। तो यहाँ इनएबिलिटी की वजह से थ्रू स्वेट डक्ट्स के थ्रू ये जो स्वेट है ये पास नहीं हो पा रहा, इनएबिलिटी टू रीएब्जॉर्ब NaCl फ्रॉम स्वेट एज इट पासेस थ्रू स्वेट डक्ट। ये इन शॉर्ट रिविजन क्या क्या चीज़ें ये करता है, तो ये हो सकता है एक्सेसिवली सॉल्टी स्वेट क्योंकि NaCl रीएब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, फैट सॉल्युबल विटामिन का माल एब्जॉर्प्शन, सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़, और बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, हाइपरट्रॉफी, पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, कंजेनाइटल बायलैटरल एब्सेंस ऑफ द वास डिफरेंस। ये एक मेजर पार्ट है, जो वास डिफरेंस है कंजेनाइटली यहाँ पे एब्सेंट होता है। सो ये थर्ड मेजर ऑर्गन है जो कि इफेक्टेड होता है। फर्स्ट वॉज अवर लंग्स, सेकेंड इज पैनक्रिया समवेयर हियर, एंड थर्ड इज द जेनाइटल ऑर्गन्स। सो यहाँ पे कंजेनाइटल बायलैटरल एब्सेंस ऑफ द वास डिफरेंस। तो जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो पिनाइल लेंथ तक पहुँचने के लिए वास डिफरेंस में जाता है, वास डिफरेंस से ये पेनिस तक पहुँचता है। तो अगर वास डिफरेंस ही नहीं है, ये डक्ट ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे स्पर्म जाएगा कैसे, प्रोडक्शन होगा बट प्रोडक्शन और पेनिस तक जाने का जो वे है दैट इज वास डिफरेंस, जो डक्ट है वो ही यहाँ पे एब्सेंट है, दैट लीड्स टू इनफर्टिलिटी। ओके, मिकोनियम इलियस, ये मिकोनियम इलियस जो है
दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मेकोनियम इन द न्यूबॉर्न। क्योंकि फ्लूइडिटी कम है, मेकोनियम थिक है, तो मेकोनियम जो होगा वो प्रॉपरली पास नहीं हो पाता है और स्टक डाउन हो जाता है। वो एक जगह पे स्टक होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, दैट इज नोन एज मेकोनियम इलियस विच इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन इन द नियोनेट। डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम और फाइब्रोसिस कोलोनोपैथी, bilateral or biliary cirrhosis, gallstones and hepatic steatosis, small airways obstruction, recurrent respiratory exacerbation। इन सबको हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। एक बार पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हमने इन जिस देख लिया क्या क्या होता है, मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं। मैनिफेस्टेशन दैट इज क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस। क्रॉनिक कफ, क्लिनिकली आपको क्या क्या दिखाई देगा, क्रॉनिक कफ, रिकरेंट पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स, फेलियर टू थ्राइव एंड मेकोनियम इलियस, ये पीडियाट्रिक में इंपॉर्टेंट है। फेलियर टू थ्राइव एंड मेकोनियम इलियस, मेकोनियम इलियस जैसे कि हमने डिस्कस किया, क्योंकि मेकोनियम जो है वो पास नहीं हो पाता, थिक हो जाता है, एंड देन इट लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड इमरजेंसी सिचुएशन विच इज नोन एज मेकोनियम इलियस। फेलियर टू थ्राइव क्यों, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट नहीं हो रहे, पैनक्रियाटिक जूस नहीं सिक्रीट हो रहे तो इंटेस्टाइन्स में से जो भी फूड है वो जैसा का तैसा पास ऑन हो रहा है। फैट सॉल्यूब जो फैट जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, जो फैट सॉल्यूबल विटामिन्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, वेरियस मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो जो खाना है वैसे के वैसे स्टूल में पास ऑन हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दैट इज फेलियर टू थ्राइव। डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो दिखाई देगी। वी विल सी क्रॉनिक साइनोसाइटिस, ओके, बिकॉज ऑफ द थिक म्यूकस, nasal obstruction, rhinorrhea, nasal polyps which is important in 25% often requires surgery, nasal polyps in more than 25%, ये important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रेस्पिरेटरी में nasal polyps, ओके। chronic cough, persistent vicious purulent green sputum, क्योंकि ग्रीन स्पूटम क्योंकि एक्यूमुलेशन बहुत दिनों तक, क्योंकि वो थिक है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, इस वजह से स्टैग्नेशन की वजह से दैट इज विशियस पुरुलेंट ग्रीन स्पूटम विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस, ओके। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्रॉनिक कफ, एक्सैजरेशन रिक्वायर एग्रेसिव थेरेपी, ठीक है, क्योंकि क्रॉनिक कफ में एक्सैजर्बेशन मतलब अगर बहुत बार क्रॉनिकली कफ हो रहा है और वो म्यूकस जो एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पा रहा, सो इट नीड्स एक्सेसिव और एग्रेसिव थेरेपी लाइक पोस्चरल ड्रेनेज, एंटीबायोटिक्स becomes more frequent with the age and progressive loss of lung function. इन्फेक्शन क्या हो सकते हैं, इनिशियली विद H influenzae and S aureus, okay, subsequently with Pseudomonas aeruginosa और occasionally xanthomas, xylosoidisms, Burkholderia, gladioli और proteases E और E. coli और क्लिप्सेला, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में लंग फंक्शन में स्मॉल एयरवे डिजीज इज द फर्स्ट लंग एबनॉर्मलिटी, प्रोग्रेसिव टू रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल चेंजेस इन द FEV1. चेस्ट एक्सरे में शो हाइपर इन्फ्लेशन, म्यूकस इम्पैक्शन एंड ब्रोंकियल कफिंग एंड ब्रोंकिएक्टेसिस। तो आपको चेस्ट में एक्सरे अगर करोगे तो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स मिलेंगे, म्यूकस इम्पैक्शन कहीं पे म्यूकस इम्पैक्टेड मिलेगा, ब्रोंकियल कफिंग मिलेगा, ब्रोंकिएक्टेसिस जो कि एक कॉमन एबनॉर्मलिटीज़ है जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के बाद में लीडअप होती है। सो दिस एड अप टू दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग फंक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस में भी निमोथोरैक्स, ओके, हेमाप्टेसिस हो सकता है, डिजिटल क्लबिंग, कॉर पल्मोनल और रेस्पिरेटरी फेलियर, दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस इन दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं जीआई ट्रैक्ट की तरफ। जीआई ट्रैक्ट में क्या हो सकता है, मेकोनियम इलियस जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फेलियर टू पास स्टूल, एमेसिस, ओके, एब्डोमिनल फ्लैट पैलेट प्लेट, दैट इज अभी अगर एक्सरे आप व्यूइंग करो तो एयर फ्लूइड लेवल्स मिलेंगे आपको और ग्रैनुलर अपीयरेंस मिलेगा, दैट मीन्स मेकोनियम और
स्मॉल कोलन मिलेगा। दिस इज ऑल द इन्वेस्टिगेटिव पार्ट जो कि आपको डायग्नोसिस की तरफ इंडिकेट करेगा। और क्या हो सकता है? मेकोनियम इलियस इक्विवेलेंट और डिस्टल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम, ये एक नेक्स्ट पैथोलॉजी है। मेकोनियम इलियस की वजह से क्या हो सकता है? डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम। ओके, RLQ प्लेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, एमेसिस, पाल्पेबल मास मे बी कंफ्यूज्ड विद एपेंडिसाइटिस, क्योंकि ये जो पाल्पेबल मास है ये पाल्पेट हो रहा है, इसकी वजह से मेकोनियम इलियस जो है वो एपेंडिसाइटिस से भी कंफ्यूज हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना है आपको इन्वेस्टिगेशन के टाइम। एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जीआई में कि एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक और एंडोक्राइन पैनक्रियाटिक दोनों में रहेगा, बट एक्सोक्राइन इज मोर इम्पॉर्टेंट, फाउंड इन मोर देन 90% ऑफ CF पेशेंट। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट कि एक्सोक्राइन फंक्शंस जो होता है इसकी इनसफिशिएंसी हो जाती है पैनक्रियाज में, मोर देन 90% ऑफ CF पेशेंट्स में ये पाया जाता है। प्रोटीन एंड फैट माल एब्जॉर्प्शन, बिकॉज क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन में नहीं आ रहा, सो कौन से माल एब्जॉर्प्शन हो जाता है? प्रोटीन एंड फैट माल एब्जॉर्प्शन। फ्रीक्वेंट बल्की एंड फॉल स्मेलिंग स्टूल, क्योंकि स्टूल्स में फैट जैसा का तैसा पास ऑन हो रहा है, इसीलिए स्टूल्स जो होंगे वो बल्की होंगे, फाउल स्मेलिंग होंगे। विटामिन A, D, E के माल एब्जॉर्प्शन, ओके, एंड स्पारिंग ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। बीटा सेल फंक्शन डिक्रीजेस विद द एज, इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ GI मैलिग्नेंसी। तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो है उनके स्पारिंग हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा एक्सोक्राइन जो है एंडोक्राइन में भी होता है। सो बीटा सेल्स जो होते हैं पैनक्रियाटिक की, उसकी स्पारिंग हो जाती है, स्पेरिंग होने की वजह से उनकी फंक्शनिंग जो है वो डिक्रीज होते हैं, एज के साथ मैलिग्नेंसी भी हो सकती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको नोटिस करने वाला है वो ये है कि यहाँ पे 90% ऑफ द पेशेंट पैनक्रियाटिक जो है वो इनसफिशिएंसी रहती है CF के पेशेंट में, उसकी वजह से प्रोटीन एंड फैट माल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और स्टूल्स जो रहते हैं बल्की एंड फाउल स्मेलिंग रहते हैं, स्टीएटोटोरिया रहता है, विटामिन A, D, E का मैल एब्जॉर्प्शन रहता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब ट्रीटमेंट करेंगे तब हम इस चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फैट का मैल एब्जॉर्प्शन है, तो पेशेंट को प्रोटीन और फैट जो है आपको एक्सटर्नली देना है, और यहाँ पे A, D, E के विटामिन का माल एब्जॉर्प्शन है, तो वो भी आपको एक्सटर्नली इन पेशेंट्स में देना ज़रूरी है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोटिस में ला रहा है। जेनाइटो यूरिनरी में लेट ऑनसेट प्यूबर्टी होती है ड्यू टू क्रॉनिक lung disease and inadequate nutrition. More than 95% of male patients with CF have azoospermia due to obliteration of the vas difference. ओके, जैसे कि हमने उस पिक्चर में डिस्कस किया था, 95% ऑफ द मेल पेशेंट्स में एजोस्पर्मिया मिलेगा आपको। डायग्नोस्टिकली ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एजोस्पर्मिया क्यों? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन तो है, बट ऑब्लिटरेशन ऑफ वास डिफरेंस का ऑब्लिटरेशन की वजह से वो स्पर्म जो है वो पास ऑन नहीं हो या फिर आगे जा नहीं पाते, क्योंकि वास डिफरेंस जो डक्ट है उसका ऑब्लिटरेशन हो रहा है। 20% of female patients with CF are infertile and 90%, more than 90% of completed pregnancies produce viable infants. अगर completed pregnancy है तो infants जो होंगे 90% से ज़्यादा infants जो हैं वो viable होते हैं। This is also important point जो कि आपको notice करनी है जेनाइटो-यूरिनरी में। एक बार रिवीजन में क्या क्या सिम्टोमेटोलॉजी है, तो जैसे कि हमने देखा साइनस प्रॉब्लम्स, नेजल पॉलिप्स, सॉल्टी स्वेट, ब्रीदिंग में ट्रबल्स, एबनॉर्मल पैनक्रियाटिक फंक्शन, फैटी BMS, ट्रबल डाइजेस्टिंग फूड्स, गॉल स्टोन्स, एनलार्ज्ड हार्ट और फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शन। ओके, सॉल्टी टेस्टिंग स्किन, जैसे कि हम इसमें कहेंगे कि क्योंकि स्वेट में सॉल्ट्स ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहे हैं तो स्वेट जो है वो सॉल्टी रहता है। तो इस ऐसे एक क्वेश्चनिंग में अगर कहे कि बेबी जो है बेबी इज सॉल्टी टू टेस्ट, सो इसका रीज़न क्या है कि स्वेट में सॉल्ट ज़्यादा है, सो बेबी सॉल्टी टू टेस्ट के, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लंग इन्फेक्शंस, पुअर वेट,
गेन और मेकोनियम इलियस। पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस, अब इसका डायग्नोसिस कैसे करना है? डीएनए एनालिसिस जो है इट इज़ नॉट यूजफुल, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, बिकॉज ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ CF म्यूटेशन, तो इसका डीएनए एनालिसिस जो है वो नॉट यूजफुल है। स्वेट क्लोराइड टेस्ट, ये डायग्नोस्टिक है, ये इम्पॉर्टेंट है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो स्वेट क्लोराइड टेस्ट जो है, इफ इट इज़ मोर देन 60 मिली इक्वल पर लीटर, कई कई बुक्स में 70, मोर देन 70 भी डायग्नोस्टिक माना जाता है। सो वी विल टेक अ रेंज ऑफ 60 to 70। ओके, सो अगर ये स्वेट में क्लोराइड की मात्रा जो है वो अगर इट इज़ मोर देन 60 to 70 मिली इक्वल पर लीटर, तो डायग्नोस्टिक है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस की तरफ। सो ये इंपॉर्टेंट है। 1 to 2% ऑफ पेशेंट्स विद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ CF may have a normal sweat chloride test। 1 से 2% में नॉर्मल भी हो सकता है। नेजल ट्रांस एपिथेलियल पोटेंशियल डिफरेंस इज अनदर टेस्ट विच यू कैन डू इन दिस। अब ये स्वेट क्लोराइड टेस्ट क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको देखेंगे कि कैसे करते हैं ये स्वेट क्लोराइड टेस्ट। स्वेट क्लोराइड टेस्ट जो होता है टेस्टेड ओनली एट एक्रेडिटेड CF केयर सेंटर्स, हर जगह नहीं होगा। स्टिमुलेट स्वेट ग्लैंड्स, कैसे स्टिमुलेट करेंगे? इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं बच्चे के हाथ पे, और इलेक्ट्रोड प्लेस करके उसमें पोटेंशियल जो है वो देते हैं। इस वजह से स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड के हेल्प से स्टिमुलेट होते हैं और स्वेट आने लगता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड दोनों प्लेस किए हैं, जैसे कि आप इस हाथ में देख रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से भी आ सकता है। सो ये पिक्चर देख के आपको याद होना चाहिए कि व्हाट इज दिस। सो ये नेगेटिव और पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए हैं यहाँ पे बच्चे के हाथ पे, एडल्ट अगर है तो एडल्ट के हाथ पे भी। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड प्लेस करके स्वेट जो है उसको प्रोडक्शन में एनहांस करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड है इसके नीचे टिश्यू पेपर है, और दी पेपर विच विल एब्जॉर्ब दी स्वेट। तो दिस पेपर्स विल एब्जॉर्ब दी स्वेट विच इज प्रोड्यूस्ड। कलेक्ट इनटू फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर उस पर कलेक्ट होगा। एनालाइज क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन, जो उसमें क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन है उसका एनालिसिस होगा। क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोर देन 60 millimoles per liter is diagnostic of the disease but it is not diagnostic of the severity। अब 60 से ज़्यादा अगर आया तो इट इज़ डायग्नोस्टिक, बट इसकी सिवियरिटी को ये दर्शाता नहीं है। बस ये डायग्नोज कर सकता है कि स्वेट में जो सॉल्ट है उसकी मात्रा ज़्यादा है, सो इट मे बी सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, क्राइटेरिया डायग्नोसिस का क्या क्राइटेरिया है? One of the following: presence of typical clinical features। typical clinical features जो है उनका presence होना। history of cystic fibrosis in sibling, जब किसी ब्रदर और सिस्टर में cystic fibrosis की history। positive newborn screening test प्लस इसके साथ एक laboratory evidence चाहिए। 2 elevated sweat chloride concentration 2 separate occasions पे, तो 2 बार स्वेट क्लोराइड टेस्ट करने हैं, दोनों टाइम स्वेट का कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए, मोर देन 60, 2 सेपरेट डेज पे, सेम डे पे नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ 2 CF म्यूटेशंस, ओके, एंड एबनॉर्मल नेजल पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट। सो दीज आर दी डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज जो कि CF को डायग्नोसिस करने में हेल्प करती है। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट, अगर ट्रीटमेंट पार्ट में अगर हम जाएँ तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रीटमेंट पार्ट में? सो वी हैव टू प्रमोट क्लियरेंस ऑफ सिक्रीशंस। जो सिक्रीशंस हो रहे हैं वो थिक है, वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो जो सिक्रीशंस है उनको क्लियर करना हमारा फर्स्ट मेन एम होना चाहिए। कंट्रोल लंग इन्फेक्शन, सेकेंड कि जो लंग इन्फेक्शंस है उन्हें कंट्रोल किया जाए। प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, बिकॉज न्यूट्रिशन डिप्लीशन की वजह से अदर जो डिसऑर्डर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। प्रिवेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि हमने मेकोनियम इलियस में देखा। Investigation into the therapies to restore the processing of misfolded CFTR protein। जो misfolded CFTR protein है उसके थेरेपीज के प्रोसेसिंग पे हम आगे बढ़े। ये एक
स्टार्टिंग विद द ट्रीटमेंट स्लाइड अगेन, लंग्स। तो लंग्स में ट्रीटमेंट में हम कैरी ऑन और क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमें इसमें और मिलेगा पैथोलॉजीज में। तो इनहेल्ड जो लंग ट्रीटमेंट पार्ट में इनहेल्ड बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है, इनहेल्ड बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्टिक टू कंट्रोल एयरवे कंस्ट्रिक्शन। ओके, नो एविडेंस ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है इसका कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हम कहना चाहते हैं दैट इज ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस, ये एक बहुत ही कॉमन एलर्जिक है पार्ट, एलर्जिक पार्ट में बहुत कॉमन है। CF को अगर आप रिलेट करो तो एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस, ठीक है, कॉमनली फाउंड आउट डायग्नोसिस है। इसमें ओरल ग्लूकोकॉइड्स जो है काफ़ी हेल्पफुल है। स्टडी जो है इस पे NSAID थेरेपी पे इसका बेनिफिट जो है हाई डोज क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस के लिए इस पे बेनिफिट्स का जो है स्टडी हो रहा है। ओके, लंग्स में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एटेलेक्टेसिस। सो एटेलेक्टेसिस, तो इसके लिए ट्रीटमेंट जो पार्ट है उसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी, ओके, चेस्ट PT दैट इज चेस्ट फिजियोथेरेपी प्लस एंटीबायोटिक्स करने हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी कैसे की जाती है नॉर्मली, जैसे कि समझ लो ये चेस्ट है एंड यहाँ पे जो म्यूकस है ये अगर एक्यूमुलेट हुआ है तो ये चेस्ट PT में क्या करते हैं, नॉर्मली जो चेस्ट वॉल है उस पर नीचे से ऊपर की तरफ पे प्रेशर दिया जाता है, बैंगिंग इस तरह से। ओके, तो इस तरह से जो चेस्ट फिजियोथेरेपी चलेगी तो ये जो म्यूकस है उसको बाहर की तरफ एक्सपेक्टोरेट होने में मदद होती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। उसके साथ एंटीबायोटिक्स भी आपको स्टार्ट रखने हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर एंड कार्पल्मोनियल के लिए विगरस मेडिकल मैनेजमेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन होना चाहिए। ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर रेस्पिरेटरी फेलियर इज लंग ट्रांसप्लांटेशन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी फेलियर होना स्वाभाविक है और रेस्पिरेटरी फेलियर अगर हुआ तो ओनली पार्ट विच इज़ बेनिफिशियल इज लंग ट्रांसप्लांटेशन। 2 year सर्वाइवल रेट मोर देन 60% विद लंग ट्रांसप्लांटेशन। तो इसमें भी सर्वाइवल रेट जो है वो इट इज़ 2 year ओनली। GIT की तरफ मुड़ते हैं ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में। तो GIT में पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट, ठीक है, मेनली क्या हो रहा है, पैनक्रियाटिक एंजाइम पहुंच नहीं पा रहा है, सो पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ओके, स्पेशली विटामिन E एंड K। इंसुलिन फॉर हाइपरग्लाइसीमिया। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए क्या कर सकते हो, पैनक्रियाटिक एंजाइम प्लस ऑस्मोटिकली एक्टिव एजेंट्स और डिस्टल हाइपरटोनिक रेडियो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल वाया एनिमा। सो इससे आपको पता चलेगा कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो है कि नहीं। GI में नेक्स्ट इज एंड स्टेज लीवर डिजीज। इसमें भी एंड स्टेज अगर लीवर डिजीज है तो इसमें भी ट्रांसप्लांटेशन होगा। 2 year सर्वाइवल रेट ऑफ मोर देन 50% है। हेपेटिक एंड गॉल ब्लैडर कॉम्प्लिकेशंस ट्रीटेड एज एन पेशेंट विदाउट CF। जैसे कि CF ना हो उन पेशेंट में जिस हिसाब से आप हेपेटिक और गॉल ब्लैडर कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे भी करने हैं। दीज आर लेस कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन्स, मोर कॉमनली जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं लंग एंड पैनक्रियास। नर्सिंग केयर में आपको क्या करना है, नर्सिंग इंटरवेंशन में एट बर्थ करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फर्स्ट मेकोनियम पास हुआ कि नहीं उसका नोटिस लेना है। ओके, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग फॉर ब्लड इम्यूनोरिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन, ये न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का पार्ट में आएगा क्योंकि ये जो इम्यूनोरिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन है दिस इज अ पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी जो कि पता चलेगा यहाँ पे। जेनेटिक काउंसलिंग करना है क्योंकि अगर सिबलिंग्स में सेम अगर CF है तो यहाँ पे जेनेटिक काउंसलिंग इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। पेरेंट्स को एजुकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट। हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन और लो फैट डाइट। हाउ टू एडमिनिस्टर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ये एजुकेट करना है। प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन बिकॉज दैट लीड्स टू कॉम्प्लिकेशंस और ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड केयर। So these are few part of nursing intervention. Furthermore, CF is an summary में हम देखेंगे CF is an inherited
monogenic disorder presenting as a multisystemic disease. Okay. Pathophysiologically, it is related to abnormal ion transportation across epithelia. Respiratory, GI and genitourinary manifestations are the important points. Treatment is currently preventive and supportive. तो ये आज की समरी थी हमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस में हमने क्या क्या लर्न किया। जैसे कि हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो भी इन अ जिस्ट या फिर एक दो एग्जांपल्स के थ्रू हम लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें फॉर्मुलेट होते हैं। सो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं एक 9 साल की बच्चे का कि अ 9-year-old चाइल्ड इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक यूनिट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। यहाँ पे साफ साफ आपको दे रखा है कि यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट हो रहा है। ओके, द नर्स इज असेसिंग द चाइल्ड्स रेस्पिरेटरी स्टेटस। तो नर्स जो है उसकी रेस्पिरेटरी स्टेटस को असेस कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इज कंसिस्टेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब ये क्वेश्चन आपको देखने में अब इजी लग रहा होगा क्योंकि बिकॉज यू नो व्हाट सिस्टिक फाइब्रोसिस इज। पर अगर आपको पता ना हो व्हाट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस तो यहाँ पे लंग या फिर रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज दे रखे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि जो डायग्नोसिस है दैट डजंट मेक एनी सेंस विद द रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ थिक स्टिकी म्यूकस, बी इज नॉन प्रोडक्टिव हार्श कफ, स्ट्राइडर, यूनिलैटरल डिक्रीज इन ब्रीदिंग साउंड्स। जब अगर आपको पता ना हो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है तो ये सारे ही आपको ऑप्शंस आपको ऐसे लगेंगे कि जो कि इससे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, बट इसमें से आंसर कौन सा है ये जानना यहाँ पे अगर आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस ना पता हो तो मुश्किल हो जाता है। बट क्योंकि आप ये लेक्चर देख रहे हो सो यू मस्ट बी नोइंग कि इन चारों ऑप्शंस में से थिक स्टिकी म्यूकस, ये जो आपका ऑप्शन ए है, इट इज द फाइंडिंग विच इज कंसिस्टेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड दिस इज द आंसर। ये तभी पता चलेगा जब आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है वो पता हो, अदरवाइज कंफ्यूजिंग हो जाता है। मेन मेजरली जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो फ्यू क्वेश्चंस का इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। फर्स्ट इज हाउ अर्ली कैन सिस्टिक फाइब्रोसिस बी डायग्नोस्ड, कितनी जल्दी आप सिस्टिक फाइब्रोसिस को डायग्नोसिस कर सकते हो। इट कैन बी डायग्नोस्ड एज अर्ली एज इन इन्फेंसी, दैट इज फर्स्ट ईयर ऑफ एज। इज फिजिकल एक्सरसाइज केपेबल फॉर समवन विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस का कोई पेशेंट है वो फिजिकल एक्सरसाइज कर सकता है कि नहीं, इट इज़ वेरी पॉसिबल। और एक्चुअली फिजिकल एक्सरसाइज अगर कर रहा है कोई पेशेंट तो वो उसको हेल्प करेगा म्यूकस को एक्सपेक्टोरेट करने के लिए, सो दिस इज बेनिफिशियल। What is the life expectancy of someone with cystic fibrosis? It is between 35 to 40 years of. So ये few other questions है जो कि frequently asked questions में आ सकते हैं और इस तरह के questions जो है वो formulate future में हो सकते हैं। तो आज हमने इन जिस cystic fibrosis क्या होता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते करते देखा, थोड़ा सा ब्रीफ में और थोड़ा सा ट्रीटमेंट पार्ट को एक्सप्लेनेटरी लिया हमने बिकॉज इट इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड और ये डायग्नोसिस जो है वो मल्टी ऑर्गेनिक है, तो सारे ऑर्गन्स में इसके कैसे इफेक्ट होते हैं वो जानना ज़रूरी है। ऑटोसोमल रिसेसिव होने के कारण काफ़ी ऑर्गन्स में इफेक्ट करता है। सो इसी की तरह हम सिस्टिक फाइब्रोसिस यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को लेने तक के लिए थैंक यू।